गुड आफ्टरनून। हर्षित, कहाँ तक पढ़ा था कल? कहाँ तक पहुँचाया मैंने आपको कल की क्लास में? हर्षित, यस सर, एक मिनट रुकना। हर्षित, 1 मिनट रुकना। हर्षित, कहाँ तक पढ़ा था कल? सर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कर ली थी हमने। उस पे कोई एग्जांपल बताया मैंने? नो सर। डिड आई गिव यू? ओके, चलो तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे हम आगे बात करते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम मैंने आपको कल बताया था, मैं फिर से रिमाइंड कराता हूँ कि व्हाट वाज दैट थ्योरम, और उसके बाद मैं उसमें आगे बात करता हूँ कि हम कैसे चीजों को डील करते हैं। तो सर सबसे पहली बात तो ये कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में मैंने आपको कल बताया था कि अगर ये आपका कोई भी प्लेनर बॉडी है सच दैट कि वी हैव टू एक्सिस कंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, हमारे 2 एक्सिस हैं जो बॉडी के प्लेन में कंटेन्ड है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, मान लिया हमने। अच्छा, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही हो, मतलब द पॉइंट इज कि द 2 एक्सिस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये आपकी एक्सिस ऐसे भी हो सकती है और दूसरी ऐसे भी हो सकती है। द पॉइंट इज कि दे शुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, भले वो एक्स के अलोंग दिखाई दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, इज नॉट अ बिग डील। ओके, तो अगर ये दोनों एक्सिस परपेंडिकुलर हैं तो हम थर्ड एक्सिस जो कि जेड एक्सिस है पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, इस जेड एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं बाय सिंपली एडिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। मतलब Iz की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। इन दोनों की वैल्यू का अगर हम सम ले लें तो दैट विल गिव यू द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल बॉडी अबाउट दिस थर्ड axis which is perpendicular to the plane of the body, or which is perpendicular to the plane of or which is perpendicular to both of the axis which is contained inside the plane of the body। मतलब वो एक्सिस जो प्लेन ऑफ द बॉडी में कंटेन्ड है उससे परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। अब इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? हाउ डू वी अप्लाई दिस थ्योरम? अरे क्या होगा, हाउ डू वी अप्लाई दिस थ्योरम? इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? तो देखिए मैं इसको कैसे अप्लाई करते हैं सर, इसके एप्लीकेशन का तरीका, जैसे आपको बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे ऐसे बोला जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में ही तो सीखेंगे, तो एक ऐसे बोला जाएगा कि फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग about any one of two mutually perpendicular diameter। मतलब आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, किसके अबाउट निकालना है? आपको निकालना है इसका किसी एक एक्स डायमीटर के अबाउट जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देखो आपको मालूम है कि किसी भी रिंग को अगर मैं ड्रॉ करूंगा तो इसमें n नंबर ऑफ डायमीटर्स वुड बी देयर, राइट? n नंबर ऑफ डायमीटर्स होंगे, और n नंबर ऑफ डायमीटर्स है तो ऐसा तो नहीं है कि हर डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर होता है, ऑब्वियसली नॉट, है ना? हर डायमीटर आपस में परपेंडिकुलर हो, इट्स नॉट नेसेसरी। तो आपको बोला गया कि अगर आप 2 ऐसे डायमीटर ले लो, मान लो दिस इज वन ऑफ द डायमीटर एंड दिस इज द अनदर डायमीटर। Let's say I am having this diameter which is AA dash and I am having this diameter which is BB dash। तो आपको पूछा गया कि what would be the moment of inertia of any one of the two mutually perpendicular diameter। Although I'll be driving this result for uh, any one of the two mutually perpendicular diameter, I'll be driving this result for that only, but yes याद रखो कि अगर मैं कोई भी इस रिजल्ट को ड्राइव करने के बाद मैं आपको कोई भी जनरल डायमीटर दे दूं, है ना, कोई भी जनरल डायमीटर, इफ आई गिव यू एनी जनरल डायमीटर, तो उस जनरल डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो मैं इसमें कैलकुलेट करके बताऊंगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि किसी भी जनरल डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही होगा जो मैं इसमें आपको अभी बताऊंगा। तो मेरी बात सुनिए, पहली बात, सक्षम मुझे एक बात बताओ, हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का निकाला था वो कितना था?
Do you remember that? mr square. mr square. About which axis बेटा? वो एक्सिस कहां से ली गई थी या कहां से पास हो रही थी? सर y एक्सिस ही शायद. नहीं, शायद वायद नहीं. उसमें क्या लिखा था? मैंने सिर्फ ये लिखा था कि द एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, या उसमें ये भी मेंशन हुआ था कि दैट एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग? सर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर रिंग. टू द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट? तो अगर मान लो कि दिस इज द प्लेन ऑफ द स्क्रीन, तो इसका परपेंडिकुलर का क्या मतलब हुआ? द परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन ऑफ स्क्रीन वुड बी z एक्सिस और नॉट? यस सर. Of course that would be z axis. Very good हर्षित. आपको समझ में आया सक्षम? जानवी एंड विभूति, डिड यू अंडरस्टैंड कि अगर ये एक्स वाई प्लेन में ये रिंग मुझे दिखाई दे रही है? वेरी गुड. अगर ये एक्स वाई प्लेन में मुझे रिंग दिखाई दे रही है, तो मेरा जो एक्सिस है परपेंडिकुलर, जिसके अबाउट वी ऑलरेडी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिंग, जो होता है mr स्क्वायर, वो z के अबाउट पता है. ठीक है. और एक्सिस जो कंटेन्ड है प्लेन ऑफ द रिंग में, वो कौन सी एक्सिस है? तो द एक्सिस व्हिच इज कंटेन्ड इन द प्लेन ऑफ द रिंग वो है AA डैश एंड BB डैश. मतलब आप याद करिए कि मैंने आपको थ्योरम क्या बताया कि वो दो एक्सिस, the two axis which is contained in the plane of the body, the sum of moment of inertia of the body about the two axis which is contained in the plane. Yes Harshit, we can take one as x and another one as y. ठीक है. तो जो प्लेन में कंटेन्ड है, उस एक्सिस के अबाउट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम वो थर्ड एक्सिस के बराबर होगा, या थर्ड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा. तो वो थर्ड जो एक्सिस होगी दैट वुड बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन. मतलब यहां पर आपको ये z के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. आप इसको इस तरह से भी सोच सकते हो कि यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द z, एंड दिस यू कैन कंसीडर इट एज x एंड दिस यू कैन कंसीडर इट एज y. तो मतलब आपको x और y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है. ये मतलब है इस पूरी कहानी का. तो एक बात तो ऑब्वियस है सर कि iz इज इक्वल टू ix प्लस ऑफ iy होता है. बट बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द डायग्राम, अगर आप इस डायग्राम को देखें तो बिकॉज ऑफ सिमेट्री हम ये कह सकते हैं यानी कि AA डैश एंड BB डैश आर आइडेंटिकल. सोच के देखो, बिकॉज बोथ आर द डायमीटर्स, है ना? अगर दोनों ही Yes. डायमीटर्स हैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि दोनों सेंटरी से तो पास हो रहे होंगे. मतलब इनफैक्ट मैं आपसे एक बात कहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि एनी ऑफ द डायमीटर, कोई सा भी डायमीटर ले लो, कोई भी जनरल डायमीटर, तो ईच डायमीटर वुड बी आइडेंटिकल बिकॉज ऑल ऑफ देम वुड बी पासिंग थ्रू द सेंटर. तो अगर सारे ही सेंटर से पास हो रहे हैं तो सारे ही डायमीटर्स आइडेंटिकल हैं. तो इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूं कि ix कैन बी रिटन एज इक्वल टू iy कैन बी रिटन एज इक्वल टू i. डिड यू अंडरस्टैंड? मतलब दोनों की वैल्यू सेम होगी बिकॉज ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइदर अबाउट x एक्सिस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, ये दोनों क्या होंगे? तो ऑब्वियसली बात है इक्वल होगा. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? iz हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू mr स्क्वायर. ix को भी मैंने i कहा है कंसीडर करने को, और iy को भी मैंने i कहा है कंसीडर करने को. तो i प्लस ऑफ i कह सकते हो आप इसको. इसका मतलब इस बात को आप कह सकते हो कि mr स्क्वायर इज इक्वल टू 2i. तो i कैन बी रिटन एज इक्वल टू mr स्क्वायर बाय 2. This is the moment of inertia about any one of the diameter. So although I have applied this perpendicular axis theorem to get the final result, but याद रखो कि if you have a ring, और ring के केस में अगर आपसे ये बोला जाए कि you have to find the moment of inertia, तो always remember the fact कि अगर ring है तो moment of inertia about the diameter is always equal to mr square by 2. About the diameter ring का moment of inertia हमेशा कितना होता है? mr square by 2. यस सर. मैंने डिस्क कब बोला? मैंने रिंग बोला ना. हाँ हाँ, वो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता था सेंटर के अबाउट, वो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है डायमीटर के अबाउट. बातों में फर्क है सक्षम, समझे सक्षम? यस सर. अब देखो इसी में मैं ये नोट कर लूं तो मैं दूसरा एक और क्वेश्चन ऐसा ही लूं. ये हो गया हो तो आगे बात करूं. डन सर. ठीक है. अगर मैं इस रिंग को रिप्लेस कर दूं डिस्क से, इफ आई टेक अ डिस्क इंस्टेड ऑफ रिंग, इफ आई टेक अ डिस्क, ठीक है, अगर मैं डिस्क ले लूं, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं पूछ रहा हूं अबाउट एनी. क्वेश्चन वही है, बट जस्ट आई हैव रिप्लेस्ड रिंग बाय डिस्क.
ठीक है, और मास m मान लो, सब रेडियस r मान लो, ठीक है, मास इज m, रेडियस r, जैसे अपने रिंग के केस में माना है। तो अब ये डिस्क हो गई, बस इतना सा क्वेश्चन में डिफरेंस आ गया कि इट्स अ डिस्क। वेरी गुड हर्षित, सारे बच्चे बताओ भाई। तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखा हुआ है mr स्क्वायर, वो mr स्क्वायर रहेगा या mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा? वेरी गुड सक्षम, बस इतना फर्क हो जाएगा कि दिस विल बी mr स्क्वायर बाय 2, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पर भी आप ये कह सकते हो कि Ix is equal to Iy because both are the diameters and they are symmetric, तो इसलिए ये I, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, इज इक्वल टू I प्लस ऑफ I, दैट इज इक्वल टू 2I, तो I about any one would be written as equal to mr square by 4. This is the moment of inertia. Now you know how to apply the perpendicular axis theorem. You have an idea now. Yes, sir. Yes. Very good. तो आप perpendicular axis theorem को इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हो। तो we have discussed about the angular momentum, we have discussed about the perpendicular axis theorem, moment of inertia and all these things. तो अब आते हैं कुछ और, एक दो और रिलेशन है which we have to find out, उसके बाद फिर we will start the rolling motion। तो पहले तो कुछ और भी रिलेशन है जो हम फाइंड करेंगे। तो बेटा इसको नोट कर लिया, तो अब नेक्स्ट लिखेगा। अब रिलेशन में क्या है, रिलेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इन्वॉल्वड नाउ, ठीक है। अभी तक हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ा था, तो देयर वाज नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्वॉल्वड। नाउ वी नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इन्वॉल्वमेंट हम देखेंगे किसी रिलेशन में। तो लिखिए रिलेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। शॉर्ट फॉर्म लिख लो सबका, रिलेशन बिटवीन, ये पहला रिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, रिलेशन बिटवीन टाउ, आई एंड अल्फा। इन सबका अपना यूजुअल मतलब है, टाउ मतलब टॉर्क, आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड अल्फा मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। भाई बात समझ में आ रही है कि अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म्स में टॉर्क लिखना चाहूं, तो हाउ कैन वी राइट द टॉर्क फॉर अ रिजिड बॉडी? ऑलवेज रिमेंबर कि मैं रिजिड बॉडी के लिए ये बात कर रहा हूं, ये मतलब किसी बॉडी के लिए बात कर रहा हूं जो जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, मतलब देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन्वॉल्वड, राइट। तो देखिए टॉर्क, आई एंड अल्फा का रिलेशन निकालना है, और ध्यान से सुनिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सर मान लो कि फिर से मैं कोई एक ऐसी बॉडी, कोई ऐसा ऐसा कुछ बॉडी अज्यूम कर लूं, मान लो मेरा मन ऐसा किया बनाने का, मैंने ऐसा बना दिया, तुम्हारा जैसा मन करे वैसा बना लो। और मान लीजिए कि दिस इज योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। मान लीजिए कि यहाँ कोई पार्टिकल है m1, इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज r1, ये m3, ये r3, इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। क्लियर? नाउ व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग दिस बॉडी टू रोटेट। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस बॉडी को रोटेट करना चाहता हूं, ठीक है सर। क्या करना चाहता हूं, मैं इस बॉडी को रोटेट करना चाहता हूं। तो रोटेट करूंगा तो टॉर्क लगेगा ना, Yes. मतलब Yes. कुछ फोर्स लगाऊंगा तो उस फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो रोटेटिंग इफेक्ट, उसको हम टॉर्क कहेंगे। तो एक बात बताओ, ये पूरी बॉडी के रोटेट करने का मतलब कि ईच इंडिविजुअल पार्टिकल वुड बी रोटेटिंग? ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक, ये बॉडी अगर रोटेट करती है तो उसके अंदर का सारा पार्टिकल रोटेट करता है। तो बेटे अगर मान लो कि मैंने नेट फोर्स F लगाया, मेरी बात समझना जरा, कि मैंने नेट फोर्स F लगाया, मेरी बात सुनना, नेट फोर्स इज F, बट इंडिविजुअल पार्टिकल पे आप ऐसा इमेजिन करो कि मैंने इस पे फोर्स F1 लगाया, इस पे फोर्स F2 लगाया। ये फोर्सेस इक्वल हो भी सकते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इक्वल नहीं होंगे, मैं कह रहा हूं कि इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। मान लो कि मैं आपको इंडिविजुअली ऐसे बता रहा हूं कि ये सिस्टम है जिसमें लेट F1, F2, F3, ठीक है, आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन M1, M2, M3 एंड सो ऑन। बेटा ये बात समझ में आई हो तो बताइए। Yes, sir. है ना, मैंने इंडिविजुअली जो है सारे पार्टिकल पे इंडिविजुअल फोर्सेस लगाए विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैंने मान लिया कि दे आर नॉट इक्वल, मैंने ऐसा मान लिया कि दे आर नॉट इक्वल। तो अगर मान लीजिए कि मैं पहले वाले पे टॉर्क लिखूं, इसी तरह से अगर मैं टाउ1 लिखूं, तो पहले वाले पार्टिकल पे जो फोर्स लगाया वो आपने F1 लगाया, तो टॉर्क आप क्या लिखेगा, टॉर्क को F1 into R1 लिखेगा या नहीं? यू हैव टू रिस्पॉन्ड। जी सर। Yes. अब मान लीजिए ये पूरी बॉडी अल्फा से रोटेट कर रही है,
तो मुझे नहीं पता कि आपको पुरानी बात याद है या नहीं। अगर पूरी बॉडी अल्फा से रोटेट कर रही है, इसका मतलब है कि हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, मानते हो? Yes, sir. Yes. हर पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, बट उनका लीनियर एक्सेलरेशन सेम है या डिफरेंट है? Different. अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर ईच पार्टिकल, मैं लिख देता हूं सारी बातें, ईच पार्टिकल बट as a is equal to alpha into r, therefore a1 मतलब फर्स्ट पार्टिकल के लिए लिखेंगे तो अल्फा r1, इसी तरह से a2 सेकंड पार्टिकल के लिए अल्फा r2। देखो ये फॉर्मूला होता है ना कि लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन होता है a is equal to अल्फा। Yes. तो ऑल्दो आपका जो सारा पार्टिकल है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो सारे पार्टिकल का अल्फा सेम है, बट उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो अलग अलग है। तो बिकॉज डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट, तो इसीलिए लीनियर एक्सेलरेशन की वैल्यू भी डिफरेंट होगी। जैसे अगर मुझे a3 लिखना हो तो a3 की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूं, अल्फा r3 एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकता हूं। हाँ ना बोलो? तो अब लिखता हूं मैं Yes. टॉर्क। टॉर्क टाउ1 विल बी रिटन एज इक्वल टू f1 मल्टीप्लाइड बाय r1। F1 को मैं लिख सकता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाय r1, ठीक है। फोर्स को मैं मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकता हूं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं m1 मल्टीप्लाइड बाय a1 को मैं लिख सकता हूं अल्फा मल्टीप्लाइड बाय r1 इंटू r1। टेल मी यस और नो। तो टाउ1 को अगर आप देखें तो टाउ1 को मैं लिख सकता हूं m1 अल्फा इंटू r1 का स्क्वायर। देखो वेदर यू आर कन्विंस्ड विद दिस और नॉट। Yes, sir. Yes. ठीक है, यहां तक नोट करिए तो मैं और फर्दर स्टेप्स लिखूं इसके। Done, sir. हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी तरह से अगर आपको F1 पता चल गया, मतलब टॉर्क 1 पता चल गया, तो बाय द सेम लॉजिक अगर बेटे मैं टॉर्क 2 लिखूं, टॉर्क 3 लिखूं तो लिख सकता हूं, मतलब सिमिलरली यही करूंगा। अगर मैं टॉर्क 2 लिखूं तो क्या लिख दूंगा, m1 अल्फा r2 का स्क्वायर। टॉर्क 3 लिखूंगा तो क्या लिख सकता हूं, m3 अल्फा r3 का स्क्वायर। कन्विंस्ड? Yes, sir. इसी तरह Yes. से और टॉर्क लिख सकता हूं। तो बेटे मुझे एक बात बताओ, नेट टॉर्क अगर मैं निकालूं तो सबका वेक्टर सम होगा विदाउट एनी डाउट। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ऑल ऑफ देम आर हैविंग द टॉर्क इन द सेम डायरेक्शन। तो नेट टॉर्क की वैल्यू को मैं सिंपली लिख सकता हूं टाउ1 प्लस ऑफ टाउ2 प्लस ऑफ टाउ3 एंड सो ऑन। इसको अगर मैं लिखूं तो टाउ कैन बी रिटन एज टाउ1। टाउ1 की जगह आप लिखेंगे m अल्फा r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ m2 अल्फा r2 का स्क्वायर, सबका m सेम है, प्लस ऑफ m3 अल्फा सॉरी सबका r सेम है, अल्फा सेम है सॉरी, एंड सो ऑन। ऐड करते जाइए तो अल्फा सब में कॉमन निकाल लो तो m1 r1 का स्क्वायर प्लस ऑफ m2 r2 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हैं। मुझे कौन बताएगा कि व्हाट इज m1 r1 का स्क्वायर? व्हाट कैन यू कॉल दिस क्वांटिटी एज? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या कहते हैं? I. याद आया सक्षम? इसी को तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। So Yes, this sir. can be considered as the moment of inertia of the first particle. Similarly, ये moment of inertia of second particle. ऐसे ही आप सारे का moment of inertia ऐड करिए। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल का moment of inertia ऐड कर दूं तो क्या नेट moment of inertia आ जाएगा आपको बॉडी का या नहीं? Yes, Yes. sir. इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टॉर्क, एंगुलर एक्सेलरेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कि टॉर्क इज ऑलवेज इक्वल टू आई इनटू अल्फा। ये फॉर्मूला है या ये रिलेशन है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जिस एक्सिस के अबाउट आप टॉर्क लिखेंगे, अबाउट द सेम एक्सिस यू विल हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कैसे अप्लाई करेंगे, आई विल टेल यू दैट, डोंट वरी, बट दिस इज द रिलेशन। टॉर्क का एक और तरीका लिखने का है, moment of inertia into the angular acceleration. If you know the angular acceleration, you can find the value of torque just by multiplying the torque, the angular acceleration with the moment of inertia of the body.
नोट करो। डन सर। ठीक है, सर टॉर्क के बाद सिर्फ दो डायरेक्शन हो सकते हैं ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, क्योंकि देखो बॉडी घूमती है ना, तो बॉडी घूमने के दो ही डायरेक्शन हो सकती है। यस सर। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, दिस इज नाउ द फॉर्मूला फॉर अस। टॉर्क का एक फॉर्मूला वो भी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज आल्सो द फॉर्मूला। इफ यू नो द फोर्स, then you can find the value of torque in terms of force into r। और या तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिख सकते हैं, बट इसके लिए आपको अल्फा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको अल्फा पता नहीं है तब तो टॉर्क आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखेंगे, और अगर आपको अल्फा पता है तो टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा लिखोगे। देखो इसमें अगर याद रखना चाहो तो ये बिल्कुल सिमिलर है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता था, यहां पर घुमाने वाला फोर्स कहलाता है टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। यस सर। ठीक है, यस फोर्स का काम यहाँ पे टॉर्क कर रहा है, मास का काम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कर रहा है, और लीनियर एक्सेलरेशन का काम यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है। तो बेसिकली ये कहानी है। अब देखिए सर, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई करूंगा, आप लोगों को चीजों को समझना है कि जैसे मैं पहला एक क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन ले रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन। आपसे सवाल में बोला गया कि साहब कोई एक बॉडी है और उस बॉडी का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी इज इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, एंड द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिकम्स इक्वल टू 10 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, आफ्टर बीइंग डिस्प्लेस्ड बाय डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मान लो 100 रेडियन के बाद ये हो जाता है। तो आपको बताना है फाइंड टॉर्क ऑन द बॉडी if its MOI, that is moment of inertia, is 0.2 kg मीटर स्क्वायर। करो सॉल्व, जल्दी से बताओ इसका आंसर। आपको इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी पता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी पता है, आपको थीटा पता है, तो आप थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क बताना है। ओके, लेट मी चेक। सक्षम का आंसर आ गया सर। ठीक है, चलो मैं भी देख लेता हूँ। दो आंसर आ गए मेरे पास एज यूजुअल फ्रॉम सक्षम एंड फ्रॉम हर्षित। तो लेट मी चेक। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर अल्फा निकालना है, और अल्फा निकालने के लिए विच ऑफ द इक्वेशन कैन बी अप्लाई हियर, तो दैट इक्वेशन विल बी ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर्ड प्लस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय थीटा। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू को सिंपली लिख सकते हैं ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ थीटा। और ओमेगा फाइनल का स्क्वायर क्या है सर, ये 10 सेकंड लिख गया हूं मैं, इट्स राइटिंग एरर। इट वुड बी 10 रेडियन पर सेकंड, राइट, यूनिट इज रेडियन पर सेकंड। तो 10 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू थीटा, थीटा इज 100। तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ये 100 माइनस ऑफ 16 मतलब ये हो गया 84, 84 बाई 200। ये आपका अल्फा आ गया। तो टॉर्क की वैल्यू हो जाएगी सर 0.2 मल्टीप्लाइड बाय दिस होल वैल्यू 84 बाई 200। यही किया है कि आप लोगों ने न्यूटन मीटर, दिस विल बी योर आंसर।
ठीक है, चलो अब एक आध क्वेश्चन में अपने तरीके से सिखाता हूँ। ये तो एक बेसिक सा एक क्वेश्चन हो गया कि इफ यू नो द एंगुलर एक्सेलरेशन, इफ यू नो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है सर, अब मुझे एक बात बताओ, मैं पहले आपको एक चीज दिखाऊं, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछता हूँ या उस पर क्वेश्चन फ्रेम करूंगा। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू समथिंग बाय स्विचिंग ऑन माय वीडियो। देखिए, मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। Yes. आप इस पेन को देख पा रहे हो? मुझे Yes, एक बात sir. बताओ, मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पेन को रिलीज कर दूं ना, यहां पर देखो, ये मैंने पकड़ा हुआ है, ये मैंने पकड़ा हुआ है, इसको ना हिंज कहते हैं। ये जहां से मैंने इस चीज को पकड़ा हुआ है ना, हिंज कहते हैं इसको, हिंज, समझ रहे हैं? और हिंज जहां पे होता है, वो हिंज भी फोर्स लगाता है बॉडी पर। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हिंज ऑल्सो एक्सर्ट्स फोर्स ऑन द बॉडी, जो हमें पता नहीं होता, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। पहली बात आपको क्लियर हो गया जो मैंने बोला? Yes, कि sir. पहली बात तो ये है कि ये जो हिंज है, ये भी फोर्स लगा रहा है बॉडी पर, तभी तो ये रोक पा रहा है। अगर मैं इसको हल्का सा स्लाइट वे में इसको लूज कर दूं, हल्का सा लूज करूं, तो ये नीचे चला गया, रोटेट हुआ या नहीं हुआ? टेल मी यस और नो। Yes. Yes. अब मुझे एक बात बता सकते हो कि कौन सा फोर्स इसको रोटेट करवा रहा है? विच फोर्स इज मेकिंग इट टू रोटेट? कौन सा फोर्स इसको रोटेट कर रहा है? Gravity. ग्रेविटी। द ओनली फोर्स कैन बी mg। हाँ, इसको जब मैंने लूज किया तो mg का इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गया, तो उसने रोटेट करा दिया। बट इसको मैंने अगर टाइटली होल्ड करा हुआ है, तो mg will not be capable of rotating this, because mg का जो टॉर्क है, that will be balanced by the torque due to this hinge forces। ये जो हिंज है ना, जहां से मैंने इसको पकड़ा हुआ है, उस फोर्स का भी टॉर्क होगा। अगर दैट टॉर्क कैन बैलेंस द टॉर्क ड्यू टू mg, तो दिस बॉडी विल नॉट रोटेट। अगर ये वाला फोर्स इतना नहीं है कि जो mg के टॉर्क को बैलेंस कर सके, तो दिस बॉडी विल ऑब्वियसली रोटेट। बेसिकली यही मतलब है। क्लियर? अच्छा, हमेशा याद रखो, whenever there is a hinge, there would be a force, and that force is called as hinge force, जिसका आपको वैल्यू गिवन नहीं होती है। आपको उसकी वैल्यू गिवन नहीं होती है, यू डोंट नो दैट वैल्यू, राइट? अब देखो, क्वेश्चन मैं फ्रेम कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। ये मान लीजिए ये रॉड है, ये मान लीजिए ये रॉड है, ठीक है? इसको मैंने यहां पर हिंज किया हुआ है। नाउ यू नो द मीनिंग ऑफ हिंज, राइट? एंड दिस रॉड इज प्लेस्ड इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन का मतलब समझे? जैसे अभी मैंने पेन पकड़ा हुआ था ना, मतलब इस पे जो इफेक्ट है वो ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, मतलब ग्रेविटी का इफेक्ट विल बी देयर। अगर और कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ ग्रेविटी का इफेक्ट है। अगर और भी फोर्सेस हैं, तो और फोर्सेस प्लस ग्रेविटी का इफेक्ट। वर्टिकल प्लेन का मतलब समझ में आ गया? Yes. ठीक है, मतलब आप इसको समझो कि आपने इस पेन को एक एंड से पकड़ा हुआ है, सच दैट योर पेन इज हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं इसको हल्का सा भी लूज करूंगा, तो इट विल रोटेट इन द वर्टिकल प्लेन। तो इसका वर्टिकल प्लेन का ये मतलब है। और यहाँ के अबाउट ये हिंज्ड है, यहाँ के अबाउट ये हिंज्ड है। अब आपसे बोला गया कि यहाँ पर ऑब्वियसली बात है कि रॉड का लेंथ, ये रॉड है, इसकी लेंथ कितनी है? तो रॉड की जो लेंथ है, लेंथ ऑफ दिस रॉड, वो L मान लो, मास ऑफ दिस रॉड M मान लो, ठीक है? आपसे बोला गया कि दिस रॉड रोटेट्स ड्यू टू mg, ठीक है? रॉड रोटेट्स, रॉड रोटेट्स अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड इज 0, मतलब रॉड रोटेट्स फ्रॉम रेस्ट। तो आपको बताना है व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन, इसके अल्फा की वैल्यू क्या है। मतलब आपको यहां पर अल्फा नहीं दिया, वी आर आस्किंग यू द वैल्यू ऑफ अल्फा। आपको अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है, ठीक है? Yes, sir. कैसे करेंगे? सर हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, क्योंकि हिंज हाँ, करो। कॉर्नर पर। अल्फा की वैल्यू निकालनी है। एक बात याद रखिए, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखते हैं, उसी पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखते हैं। तो पहली बात तो आप यहां पर ये समझिए, everyone please try to understand this, कि the only force which will rotate or which can rotate this rod, because मैंने कोई और फोर्स नहीं लिया है, तो the only force is mg। और mg for a rigid body जैसे रॉड है, ये रिंग है, या इस तरह की बॉडी, उसके लिए mg हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है, और रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है, तो यहाँ पर mg लगेगा।
यहाँ पर mg लगेगा, और ये mg जब यहाँ पे लगेगा तो ये mg क्या करेगा, इसको ये mg इसको रोटेट कराएगा, ठीक है। तो किस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट करेगा, ये वाला जो हिंज पॉइंट है। ऑब्वियस सी बात है कि यहां से यहां का डिस्टेंस अगर मैं देखूं तो L/2 है या नहीं है, ठीक है Yes. सर। तो जो हम टॉर्क का फॉर्मूला जानते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट टॉर्क कैन बी रिटन एज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू L/2। एक तो हम ये जानते हैं, हमें ये भी पता है कि टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू अल्फा होता है, और बिकॉज इट इज अ रॉड, I which is the moment of inertia about the end will be written as equal to ml square by 3 multiplied by alpha. This is my second equation. Yes, And sir. because we have calculated the torque on the rod itself, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि mg L/2 will be equal to ml square by 3 multiplied by alpha। ये आएगा, m से m कैंसिल, l से एक l कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू होगी 3g by 2a। ये आपके अल्फा की वैल्यू Yes, sir. हो गया। हो गया, Sir, एक second. ओके। Done, sir. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन करके मुझे बताओ। बिल्कुल यही रॉड, लेंथ इज इक्वल टू L, मास ऑफ दिस रॉड इज स्टिल इक्वल टू m। इस बार जो हिंज किया है वो यहाँ पर हिंज किया है, यहाँ पर, एंड दिस डिस्टेंस इज L/4। ठीक है, फिर से ये वर्टिकल प्लेन में है सर। फिर से क्वेश्चन वही है, लास्ट वाला प्रीवियस क्वेश्चन। आई हैव जस्ट changed the position of the hinge, that is I have just changed the position of the axis of rotation। मैंने उसको चेंज कर दिया, बस इतना ही किया है। तो ये L/4 पर है, क्लियर, हिंज इज एट L/4। तो आपको ये बताना है कि अगर यहां से इस रॉड को फिर से रिलीज किया जाए सच दैट इनिशियल वेलोसिटी इज अगेन 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। अगर यहां से इसको रिलीज करा जाए तो आपको फिर से ये बताना है कि व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन समझ गए, यहां से रिलीज करा जाए हॉरिजॉन्टल पोजीशन से, तो व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ अल्फा। (12g/19l), ओके भाई। इसमें भी विच फोर्स इज मेकिंग इट टू रोटेट, तो फिर से मैं ये कह सकता हूँ कि द ओनली फोर्स विच विल मेक इट टू रोटेट दैट वुड बी mg। और इस बार इस mg का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, पहली बात तो ये L/4 है, पहली बात तो ये समझिए। अब आते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात ये है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना मेरे लिए, जो हिंज है उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन मानिए। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट अगर ये रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मुझे इसी एक्सिस के अबाउट चाहिए।
I need moment of inertia about this axis of rotation only. तो अगर मुझे इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इफ आई वांट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप कैसे निकालेंगे? तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? कैसे निकाला आप लोगों ने, जिसने आंसर मुझे बताया, हर्षित और सक्षम? हाउ डिड यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. Very good. Theorem of parallel axis. Because I know the moment of inertia about the center, so I can find the moment of inertia about any axis. तो पहले तो हम moment of inertia अगर इस axis के about निकालेंगे तो हम लिखेंगे ml square by 12 plus of mass into इन दोनों के बीच के distance का square, that is L by 4 का square. तो it will be written as ml square by 12 plus of ml square by 16. इसको solve करेंगे तो कितना आया ये solve करके? What did you get by solving this equation? अरे भैया इसको सॉल्व करेंगे तो 48 एलसीएम आएगा, ये 4 ml स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 ml स्क्वायर हो जाएगा. इसका मतलब अगर इसको सॉल्व करेंगे हम 7 ml स्क्वायर बाय 48 आएगा. यस सर. ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा सर. पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जानवी एंड विभूति, मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि द एक्सिस अबाउट व्हिच यू आर राइटिंग द टॉर्क, अबाउट द सेम एक्सिस यू विल हैव टू टेक द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अब देखो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आइदर वी नो अबाउट द सेंटर और वी नो अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड. या तो हम सेंटर के अबाउट जानते हैं या हम किसी एक एंड के अबाउट जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो पास होता है. ठीक है, अगर कोई भी जनरल एक्सिस है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका जो सिंपलेस्ट वे होगा दैट वुड बी द पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि आपको सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है. तो कोई सी भी एक्सिस अगर मैं लूं तो दैट वुड बी पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड हेंस यू कैन राइट इक्वेट, हेंस यू कैन यूज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम. और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ moment of inertia about the center of mass plus of product of mass and square of distance between the two parallel axes. That what we have done. अब हम टॉर्क, पहले तो हम फोर्स का टॉर्क लिख लें, टॉर्क ड्यू टू दिस फोर्स, तो इट विल बी रिटन एज mgl by 4, राइट? इसी तरह से दूसरा टॉर्क, टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha. I we have calculated as 7 ml square by 48 into alpha. These are the two equation that we have got. ठीक है, ये दो इक्वेशन आएगी सर हमारी यहां से. तो अब इसको दोनों को इक्वेट कर दो बिकॉज बोथ आर गिविंग यू द वैल्यू ऑफ टॉर्क. तो mgl by 4 दिस विल बी इक्वल टू 7 ml square by 48. आप इसको सॉल्व करिए 48, तो आप इसको सॉल्व करिए, m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा. तो ये वाला जो आपका क्या निकालना था आपको, इनटू अल्फा, सॉरी, तो अल्फा निकालना था, तो अल्फा की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हैं. ये 12 कैंसिल कर दो तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी सर 12g डिवाइडेड बाय 7l. मेरे हिसाब से तो ये आंसर आ रहा है. आंसर Yes, वुड बी 12g डिवाइडेड बाय 7l. यस सर, मैंने वो गलती से mgl by 3 ले लिया था. ठीक है, इसको नोट करो. एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बात करें. Done, sir. ठीक है, मूविंग ऑन. एक और ऐसा क्वेश्चन करो. इस बारी रॉड को आप ऐसा